वेलकम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.4 एंड 1.5। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.4 और 1.5 में जो एग्जांपल्स है उसके लिए हमें कुछ इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, कुछ टॉपिक समझने की ज़रूरत है, वो यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे वेन डायग्राम से, है ना। क्या करेंगे? वेन डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। वेन डायग्राम इज बेसिकली दैट डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स एंड द सबसेट्स और यूनिवर्सल सेट, है ना। क्या करता है वेन डायग्राम? ये रिलेशनशिप शो करता है, या फिर उसको आप किसी भी सेट को, अगर आपको सेट या फिर सबसेट का जो रिलेशन है उसको डायग्राम के फॉर्म में अगर आपको शो कराना है तो आप वेन डायग्राम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे आज टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेन डायग्राम इज दैट डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स, सबसेट्स और यूनिवर्सल सेट। ठीक है, कि मान लो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे कोई रिलेशन लिया हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप मान लो कि कोई जो है ये यू जो है वो यूनिवर्सल सेट है, लेट है। यूनिवर्सल सेट हम कैपिटल यू या फिर कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे यू लिया हुआ है। लेट यू बी अ universal set, let u be a universal set, be a universal, ठीक है, universal set, let capital U be a universal set, ठीक है, and A is a subset of B, ठीक है, sorry, A is a subset of U and, ठीक है, and B is a also subset of U, ठीक है। A is a subset of U है और B भी क्या है? यहाँ पे U का सबसेट है, such that, ठीक है, such that, ठीक है, such that A is not equals to B। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे दो तरीके के सेट्स कंसीडर किए हुए हैं। ठीक है, एक हमने U को जो है यूनिवर्सल सेट बोला है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें क्या होता है, सारे जो गिवन सेट्स है वो प्रेजेंट होते हैं ना। मतलब A एंड B ऑब्वियसली किसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए? U के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो ऑब्वियसली A इज अ सबसेट ऑफ U एंड B इज अ सबसेट ऑफ U सच दैट A इज नॉट इक्वल्स टू B। मतलब A और B जो है कैसे है? डिस्टिंक्ट सेट्स है, दोनों अलग अलग सेट्स है। तो ये रिलेशन अगर हमें वेन डायग्राम में शो करना है, ठीक है, ये रिलेशन अगर हमें वेन डायग्राम में शो करना है तो स्टूडेंट्स आप इसको यू इस तरीके से शो कर सकते हैं। ये जो आपका पूरा स्पेस आपको दिख रहा है ना, ये जो पूरा स्पेस है, कि मान लो ये आपका यू है ना, ये जो आपको पूरा, ये जो लाइंस के अंडर का जो आपको पूरा स्पेस दिख रहा है, कि मान लो ये जो आपका है यू है, दैट इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और उसके अंदर आपको क्या बोला है कि A इज अ सबसेट ऑफ यू, है ना। तो मान लो कि ये हो गया आपका A, है ना, ये हो गया आपका A और इसको हम लोग लिखेंगे B। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे? B। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि ये जो स्पेस है ना, ये क्या है? हमारा यूनिवर्सल सेट है, मतलब बड़ा वाला सेट है। ठीक है, और ये जो इसके अंदर हमने जो पोर्शन कंसीडर किया हुआ है, दिस इज अ पार्ट ऑफ यू, है ना। सबसेट का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ। मैंने आपको सबसेट का जब इंट्रोडक्शन बताया था उसमें हमने देखा था कि सबसेट का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम है A, जिसको हमने नाम दिया हुआ है A, ये U के अंदर प्रेजेंट है, मतलब ये U का पार्ट है ना। तो दिख रहा है A इज अ सबसेट ऑफ U एंड सिमिलरली क्या है? B जो पोर्शन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, B जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो भी क्या है? U का सबसेट है। बट एक बात यहाँ पे ये भी आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या बोला था कि A और B नॉट इक्वल है, मतलब टोटली दोनों कैसे है? यहाँ पे नॉट इक्वल है। तो आपको दिख रहा है A और B कैसे है? ये अलग अलग सेट्स है। ठीक है, ये U के तो सबसेट्स है ना, U के ही सबसेट्स है, बट दोनों कैसे है? डिफरेंस है। ठीक है, देन यहाँ पे देखो कोई और रिलेशन हम यहाँ पे अगर कंसिडर करना चाहे, ठीक है, कि मान लो A is a subset of U, है ना, A is a subset of U and B is a subset of A। ठीक है, B is a subset of A। तो यहां पे ऑब्वियसली ये जो B है ऑब्वियसली U के अंदर प्रेजेंट रहेगा। Why? क्योंकि ये B जो है वो A का सबसेट है और A जो है वो क्या है? U का सबसेट है। तो ऑब्वियसली B इज प्रेजेंट इन U बिकॉज U इज अ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो इस रिलेशन को अगर आपको वेन डायग्राम में शो करना है तो आप इस तरीके से इसको शो कर सकते हैं वेन डायग्राम में। ठीक है, वेन डायग्राम में हम क्या कैसे शो करेंगे इसको? कि मान लो ये जो हमारा U है दैट इज यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, और आपको यहाँ पे कोई एक सेट शो करना है जो क्या है? U का सबसेट है। तो आप मान लो कि यहाँ पे इस टाइप का आपने कोई डायग्राम बना दिया, जो अपने मन में फिगर है आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है,
आपके मन में जैसा भी कोई फिगर है आप ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको सर्कल ही बनाना है या फिर आपको कोई रेक्टेंगल ही बनाना है। किसी की तरीके से आप इसको जो यू के अंदर मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर की जो डायग्राम है उसको आप किसी भी तरीके से नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या बोला था कि A इज अ सबसेट ऑफ U, तो हमने ड्रॉ कर दिया, इसको हम दे देंगे नाम A, है ना। और अगेन आपको क्या बोला है कि B इज अ सबसेट ऑफ A, मतलब B जो है वो भी किसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, A के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। किसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, A के अंदर। तो मान लो कि ये जो है हमारा क्या है, B है ना, दिख रहा है। सो दिस इज the representation in the diagrammatic form, है ना। This is a representation of the sets in the diagrammatic form। तो हम क्या बोलेंगे वेन डायग्राम के बारे में, वेन डायग्राम के बारे में क्या होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इज दैट डायग्राम which represents the relationship between the sets, subsets and the universal set, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका वेन डायग्राम, ठीक है। देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है। क्या है, ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, जिस तरीके से हम एलिमेंट्स के ऊपर ऑपरेशन करते हैं ना, जैसे हम एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरीके से क्या होता है कुछ सेट्स के ऑपरेशन से, ठीक है। जो सेट्स के ऑपरेशन से उनको हमने नाम दे रखा है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिसजॉइंट सेट्स है, ठीक है, डिफरेंस है। तो ये सारे सेट्स जो है आज हम लोग वन बाय वन इनको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट है वो हम लेंगे यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। फर्स्ट जो सेट है वो हमारा है यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स। सो स्टूडेंट, यूनियन ऑफ सेट्स जो होता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ टू सेट्स, है ना। यूनियन ऑफ जो सेट्स है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ टू सेट्स है। जब आप किसी दो सेट्स को बना के मिला के एक सेट बनाते हैं तो उसे कहा जाता है यूनियन, ठीक है। क्या कहा जाता है, यूनियन। जब आप किसी दो सेट्स को मिला दो तो वो जो सेट बनेगा वो होता है हमारा यूनियन, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी भाषा में बात, ठीक है। इसको अगर आप डिफाइन करना चाहे, ठीक है, इसको आप डिफाइन करना चाहे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, लेट, ठीक है, लेट A and B, let A and B be two sets, let A and B be two sets, then ठीक है, then A union B इज अ सेट, ठीक है। ए यूनियन बी, ये जो यूनियन है इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इस सिंबल से हम इसको डिनोट करेंगे। सो ए यूनियन बी इज अ सेट which contains elements from A or B, ठीक है, which contains elements from A और B, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे केयरफुली आपको देखना है कि जो वर्ड है वो हमने यहाँ पे और यूज किया हुआ है। क्या यूज किया हुआ है, और का मतलब क्या होता है, एक तो A का एलिमेंट रहेगा या तो फिर B का एलिमेंट रहेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, आपको ध्यान से सुनना है कि A और B का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि एक तो A का एलिमेंट रहेगा या तो फिर B का एलिमेंट रहेगा। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि जो A में भी होना चाहिए और B में भी होना चाहिए, या फिर B में एलिमेंट है तो वो A में भी होना चाहिए, ठीक है। आइदर इट इज फॉर्म है और आइदर इट इज फॉर्म भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, इट इज अ सेट व्हिच कंटेन्स द एलिमेंट्स फ्रॉम A और B। दैट मींस व्हाट, अगर आप किसी दो सेट को कलेक्ट कर ले, दो सेट को मिला के कोई सेट बनाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम यहां पे देखना चाहे, ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम यहां पे देखना चाहिए तो यहां पे देखो, ये तो हो गया हमारा थ्योरेटिकल डेफिनेशन, ठीक है, ये हो गया हमारा थ्योरेटिकल डेफिनेशन, ठीक है। इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ठीक है, मैथमेटिकली, ठीक है, मैथमेटिकली इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। सो मैथमेटिकली A यूनियन B इज रिटन एज, ठीक है, एलिमेंट X, ठीक है, एलिमेंट अ सेट कंटेनिंग द एलिमेंट X सच दैट, ठीक है, सच दैट क्या होता है, X बिलोंग्स टू A, मतलब X जो है वो A का मेंबर होगा
या तो फिर किसका मेंबर होगा, x बिलोंग्स टू b। यहाँ पे केयरफुली फिर से आपको देखना है स्टूडेंट्स, मैं बार बार यहाँ पे बोल रहा हूँ कि हमने जो वर्ड यूज किया हुआ है, हमने क्या यूज किया हुआ है, और यूज किया हुआ है। और का मतलब क्या होता है, एक तो वो ए से होगा या तो फिर बी से होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि वो ए में भी हो और बी में भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो एग्जांपल्स यहाँ पे हम कुछ लेते हैं इसके वाले, ठीक है, कि मान लो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू आपने 1 2 3 4 लिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आप सपोज करके चलो कि b इज इक्वल्स टू आपने लिया हुआ है, ठीक है, b इज इक्वल्स टू आपने लिया हुआ है 1 2 3 6 7 एंड 8, ठीक है, इस तरीके से आपने कोई एलिमेंट लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हमने आपको यहाँ पे बोला कि फाइंड द a यूनियन b, ठीक है, तो स्टूडेंट्स a यूनियन b क्या होगा हमारा, ठीक है, हमने क्या बोला था, a यूनियन b इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेट, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम दी बोथ द सेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर जो कॉमन एलिमेंट है उसको आपको एक ही बार दिखना, अगर इसका आप कलेक्शन बनाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। तो स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन आता है कि सर दोनों सेट्स में 1 है तो उसको क्या 1 1 फिर से लिखना है क्या, नहीं, ठीक है, जो एलिमेंट आपका सेम है उसको आपको एक ही बार नोट करना है, ठीक है। इसमें 1 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर देखो 3 ओनली इसमें है, इसमें प्रेजेंट नहीं है। हमने यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है, और हमने वर्ड क्या यूज किया हुआ है, और का मतलब क्या होता है, एक तो ए से आएगा या तो फिर बी से आएगा या तो फिर दोनों में से आएगा, है ना, एक तो ए से आएगा या तो फिर बी से आएगा। जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट 2 एलिमेंट्स लिए, ये दोनों में से आए, है ना, यहाँ पे 3 है बट यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो ओनली कहां से आ रहा है, ए से आ रहा है। तो एंड का मतलब क्या है, एक तो ए से आएगा या तो फिर बी से आएगा, अदरवाइज दोनों इसमें से आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका 3, देन क्या आएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज 4, ठीक है, देन क्या आना चाहिए 6, देन 7, देन 8, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द यूनियंस, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स यूनियन मतलब क्या होता है, यूनियन इज अ कलेक्शन ऑफ 2 सेट्स। यूनियन क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ 2 सेट्स, ठीक है। इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में एग्जांपल देना चाहे तो किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल अगर आप यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं, सपोज a इज इक्वल्स टू आपको कोई एलिमेंट है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, ठीक है, नेचुरल नंबर हमने लिया हुआ है, x बिलोंग्स टू n, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 7, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 7, ठीक है, एंड यहाँ पे कोई b हमने सेट लिया हुआ है, सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स x सच दैट x बिलोंग्स टू n, ठीक है, x बिलोंग्स टू n एंड x इज ग्रेटर देन 3 लेस देन 8, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 8, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसका यूनियन बनाना चाहे, ठीक है, इसका यूनियन बनाना चाहे तो a यूनियन b क्या होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, a यूनियन b इज अ सेट x containing the elements x belongs to n, ठीक है, x belongs to n such that, ठीक है, such that यहाँ पे आप देखो क्या दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, कलेक्शन करना है, मतलब a एंड b का आपको कलेक्शन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका इसमें 0 है, इस सेट में 0 से 7 है और इस सेट में क्या है 3 से 8 है। तो अगर आप इसका कलेक्शन बनाएंगे तो इसमें 0 भी आएगा और 8 भी आएगा। तो सबसे लोवेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 0 है, और सबसे मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, 8 है। तो ये हमारा सेट कैसे बनेगा स्टूडेंट, x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 8, ठीक है। आ रही ना बात समझ में, क्या करना है आपको, कलेक्शन करना है, इस सीक्वेंस का आपको कलेक्शन करना है 0 से 7 और 3 से 8, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब आप कलेक्शन बनाएंगे तो उसमें 0 भी आएगा, है ना, 0 से लेकर के 7 नंबर तक आएंगे, 0 से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देन यहाँ पे क्या आएगा, 7 के बाद क्या है, 8 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होना चाहिए, 8 भी आना चाहिए। तो इसका जब आप कलेक्शन कर लेंगे तो उसका रेंज क्या बनेगा, 0 से 8, क्या बनेगा स्टूडेंट, 0 से 8, ठीक है। तो ये तो हो गया इंफॉर्मेशन अबाउट द सेट, ठीक है। अगर हम सेट्स सॉरी इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है, यूनियन ऑफ 2 सेट्स, अगर इसके बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन नोट करना चाहे तो क्या हो सकती है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, इफ, ठीक है, इफ मान लो कि a इज अ सबसेट ऑफ b, है ना, a क्या है यहाँ पे, b का सबसेट है। अगर a इज अ सबसेट ऑफ b है तो आपको a यूनियन b क्या मिलेगा, है ना, क्या हो सकता है a यूनियन b, क्या आप सोच सकते हैं, है ना, क्या आप सोच सकते हैं कि a यूनियन b क्या होगा। हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, ठीक है, हम इसको एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू जो है, अगर आपका 1 2 है
एंड बी इज इक्वल टू जो है वो आपका क्या है 1 2 3 है, ठीक है, क्या है 1 2 3 है। तो जब आप इसका कलेक्शन बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 2 3 है ना, जब आप कलेक्शन बनाएंगे इसका वाला तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर आप ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ए यूनियन बी आपको कितना मिलेगा 1 2 एंड 3, बट व्हाट इज 1 2 3, 1 2 3 क्या है हमारा, इट इज बी है ना, 1 2 3 क्या है हमारा बी, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा बी, दैट इज ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे क्या मिलता है बी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी सबसेट किसी का सबसेट, अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है देन क्या होगा हमारा ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी, क्या होना चाहिए ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी। और इसको हम रिवर्स कर दे, ठीक है, नेक्स्ट इसको हम रिवर्स कर दे इफ, ठीक है, इफ B is a subset of A, और अगर मान लो कि B is a subset of A तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इंप्लाइज क्या होना चाहिए A यूनियन B, फिर से क्या हो जाएगा हमारा A, है ना। जैसे अगर A is a subset of B है तो A यूनियन B क्या होता है B, वैसे ही अगर आपका B is a subset of A है तो हमारा A यूनियन B क्या हो जाएगा A हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। मान लो, ठीक है, कि अगर आपका A जो है वो एम्प्टी है, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट जो आपको नोट लिखना है, इफ मान लो A इज, ठीक है, A इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट है ना, अगर A इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट है तो क्या आप सोच सकते हैं कि A यूनियन B क्या होगा, है ना, क्या हो सकता है, ठीक है। तो देन A यूनियन B हमारा क्या होगा A यूनियन, सॉरी दिस इज नॉट यूनियन, ठीक है, A यूनियन B क्या होगा हमारा ये यूनियन B, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A अगर एम्प्टी है मतलब A के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, A जो है हमारा क्या है एम्प्टी है, तो उसके अंदर अगर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो जब आप इसका कलेक्शन बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा B ही मिलेगा, है ना। आ रही है ना बात समझ में, यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर A जो है वो आपका एम्प्टी है, A जो है वो आपका क्या है एम्प्टी है, एम्प्टी मतलब क्या होता है, इट इज अ सेट व्हिच डज नॉट कंटेन द एनी एलिमेंट, है ना। एम्प्टी मतलब क्या होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। तो जब आप उसका कलेक्शन लेंगे B के साथ, यूनियन लेंगे B के साथ, तो उसमें जो सारे एलिमेंट्स आने वाले हो तो B के होंगे ना, किसके एलिमेंट्स होंगे B के होंगे, तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स B मिलेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। द नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स हमारा इंटरसेक्शन। सो ए इंटरसेक्शन बी इज अ सेट कंटेनिंग, ठीक है, कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है, कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको देखना है कि हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एंड, ठीक है। एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब क्या होता है कि वो ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए, नेसेसरीली ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। अगर वो ए में है और बी में नहीं है तो कंडीशन सेटिस्फाई आपका नहीं होगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन। इसको अगर आप मैथमेटिकली लिखना चाहे, ठीक है, मैथमेटिकली, ठीक है, मैथमेटिकली अगर इसको आप लिखना चाहे तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि A इंटरसेक्शन B, ठीक है, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू आपका क्या होता है एलिमेंट X सच दैट, ठीक है, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू अ सेट कंटेनिंग द एलिमेंट X सच दैट, ठीक है, X बिलोंग्स टू, ठीक है, X बिलोंग्स टू व्हाट A एंड X belongs to B, ठीक है, X belongs to A and X belongs to B, ठीक है, ठीक है ना स्टूडेंट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड मैथमेटिकली, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू व्हाट X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहे तो इस तरीके से आप ले सकते हैं कि मान लो यहाँ पे कोई सेट हमने लिया हुआ है A, है ना, जिसमें हमने एलिमेंट्स ले रखे हैं 1 2 3 और 4, ठीक है। और मान लो यहाँ पे अगर कोई सेट B है जिसमें हमने एलिमेंट्स ले रखे हैं 2 3 4 एंड 6 7, ठीक है, 2 3 4 एंड 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि अगर जब आप A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे आप A इंटरसेक्शन B अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो क्या है कॉमन है ना, ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो क्या है आपके कॉमन एलिमेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं कि A में 1 है, B में है क्या, नहीं है, सो B इज नॉट कॉमन, यार B यहां पे प्रेजेंट है क्या, नहीं है, ठीक है। यहां पे आप देखो 2 है, यहां पे है क्या 2,
है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 इज कॉमन, ठीक है। देन यहाँ पे देखो सेट ए में 3 प्रेजेंट है, सेट बी में भी 3 प्रेजेंट है, तो ये भी आपका कॉमन एलिमेंट हो गया। यहाँ पे सेट ए में 4 प्रेजेंट है, सेट बी में भी 4 प्रेजेंट है, तो ये भी क्या हो गया आपका स्टूडेंट्स कॉमन एलिमेंट हो गया। यहाँ पे 6 है बट ए में है क्या, नहीं है। यहाँ पे 7 है बट ए में है क्या, नहीं है, तो ये सेट जो हमारा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या समझना है, सेट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब एक ऐसा सेट जो क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम दी बोथ द सेट, है ना, इट इज अ सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम दी बोथ द सेट, ठीक है। कोई और एग्जांपल हम यहाँ पे लेके देख सकते हैं, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे a इज इक्वल टू x, a इज अ सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स x सच दैट, ठीक है, x, ठीक है, कंटेनिंग द एलिमेंट्स x सच दैट x बिलोंग्स टू n, ठीक है, एंड x जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 7 है, ठीक है। और यहाँ पे आपने कोई मान लो सेट b ले रखा है जिसमें एलिमेंट x है सच दैट x बिलोंग्स टू n, ठीक है, एंड x का जो रेंज है वो यहाँ पे आप दे दो x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 9, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर आप इंटरसेक्शन के फॉर्म में लिखेंगे a इंटरसेक्शन b, तो आप क्या लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, a इंटरसेक्शन b, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू n, है ना, सच दैट x बिलोंग्स टू n, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो, ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे x कैसा है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 7, x ग्रेटर देन 3 लेस देन 9, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको देखना है कि दोनों सेट्स में एलिमेंट्स कौन से कॉमन है, ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स कौन से है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो सेट है एलिमेंट है 0, वो इसमें रहेगा क्या, नहीं रहेगा, है ना। और ये जो 7 और जो 3 है वो तो कॉमन हो गया ना, ठीक है, 7 और 3 जो है वो क्या हो गया आपका कॉमन हो गया। मतलब अगर इसको आप नंबर लाइन में लेना चाहे, ठीक है, अगर इसको आप नंबर लाइन में लिखे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, इस तरीके से अगर आप लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 0 से लेकर के 7 तक ये किस में प्रेजेंट है, a में प्रेजेंट है, ये हो गया आपका सेट a, ठीक है। और देन 3 से लेकर के 9 तक, ठीक है, कहां से लेकर के 3 से लेकर के 9 तक ये क्या होगा आपका b, है ना। और ये क्या है आपका x का वैल्यू जो है 3 से बड़ा है, मतलब 3 को छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि ये जो 0 से 7 और 3 से 9 के बीच का रेंज जो है वो इस इंटरसेक्शन में रहेगा, है ना। 0 से 7 और 3 से 9 का जो एलिमेंट है इस इंटरसेक्शन में होगा, तो कौन से एलिमेंट्स हमारे छूट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉमन कौन से एलिमेंट्स नहीं है हमारे, ये 0 1 2 हमारा कॉमन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे कौन से एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, ये 8 और 9, ठीक है। तो जो रेंज है वो आपका x का, वो कहां से स्टार्ट होगा, x विल स्टार्ट फ्रॉम इट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ऐसा रहेगा क्या, नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको छोड़ देना है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। कॉमन एलिमेंट्स कौन से, ये 0 1 2 कॉमन नहीं है और ये 8 9 भी हमारा कॉमन नहीं है। तो कॉमन क्या है, कॉमन इज 3 4 5 6 एंड 7, ये 3 4 5 6 एंड 7 जो एलिमेंट्स है वो हमारे कॉमन एलिमेंट्स है। तो इसका रेंज क्या बनेगा, x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7, ठीक है। देन स्टूडेंट्स अगर इसके बारे में हम कुछ नोट बनाना चाहे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मान लो इफ a इज अ सबसेट ऑफ b, है ना, a अगर आपने b का सबसेट ले रखा है तो आप a इंटरसेक्शन b क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a इंटरसेक्शन b क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b, ठीक है। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि मान लो अगर हमने यहाँ पे a इज इक्वल टू लिया हुआ है 1 2, ठीक है, हम बहुत छोटा सा एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, सिर्फ हमें इसे समझना है कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि अगर आपने a इज इक्वल टू 1 2 लिया हुआ है और b इज इक्वल टू आपने लिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो आपका यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं क्लियरली कि a जो है वो b का सबसेट है, दिख रहा है ना सबको, a जो है वो क्या है, b का सबसेट है। तो यहाँ पे अगर आप इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, a इंटरसेक्शन b अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स क्या है 1 2, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 1 एंड 2, क्या देख सकते हैं आप यहाँ पे 1 एंड 2, बट व्हाट इज 1 2, 1 2 इज अ सेट a, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू आपको क्या मिलता है a, तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a, और ये कब होता है, व्हेन a इज अ सबसेट ऑफ b, ठीक है। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं, इफ, ठीक है, इफ b इज अ सबसेट ऑफ a, तो इंप्लाइज क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b, ठीक है, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, b मिलेगा, ठीक है, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू क्या मिलेगा, b मिलेगा। देन अगर आप यहाँ पे इफ a इज एम्प्टी, ठीक है, अगर आप a को एम्प्टी सेट लेते हैं
है ना। मान लो अगर आपका ए जो है वो एम्प्टी सेट है, ए को अगर आपने एम्प्टी लिया हुआ है, ए को आपने एम्प्टी लिया हुआ है, तो आपका ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा स्टूडेंट्स, कितना आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, यहां पे आप देखो कि मान लो अगर आपका ए एम्प्टी है और ए इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड आउट करना है, तो उसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, इन दोनों सेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या, नहीं है। ए एंड बी में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या, नहीं है, क्योंकि ए में तो कोई एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं है, ए जो है वो पूरी तरीके से खाली है। तो इसका जो इंटरसेक्शन आएगा स्टूडेंट्स वो कितना आएगा, फाई आएगा, कितना आएगा, फाई आएगा। क्यों फाई आएगा, अगर ए एम्प्टी है तो इसका इंटरसेक्शन कुछ आएगा ही नहीं ना, जिसमें कॉमन एलिमेंट ही ना हो, तो यहां पे आपका इंटरसेक्शन कैसा आएगा, फाई आएगा। बात आ रही है ना समझ रहे, कि अगर आप कोई भी सेट एम्प्टी लेते हैं और उसका इंटरसेक्शन आप किसी सेट के साथ फाइंड आउट करते हैं, तो आपको इंटरसेक्शन जो है वो क्या मिलेगा, एम्प्टी मिलेगा, ठीक है। इंटरसेक्शन आपको क्या मिलेगा, एम्प्टी मिलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ए तो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। देन हम लोग देखेंगे डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। देन हम लोग देखने वाले हैं डिसजॉइंट सेट्स। कि हमारा डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है, ठीक है। ठीक है, डिसजॉइंट सेट, ठीक है, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है, दो सेट्स को हम डिसजॉइंट बोल सकते हैं जब उनका इंटरसेक्शन जो है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है, जब उनका इंटरसेक्शन क्या होता है, एम्प्टी होता है, ठीक है। द सेट्स A and B are said to be disjoint, if, ठीक है, if A intersection B is equals to phi, that is empty। अगर आपका A intersection B है वो अगर आपका empty आ गया, तो इस सेट्स को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इट इज डिसजॉइंट सेट्स, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है। बहुत सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप यहाँ पे a इज इक्वल्स टू कुछ एलिमेंट्स ले लो 1 2 और 3, ठीक है, और यहाँ पे आप कुछ b इज इक्वल्स टू एलिमेंट्स ले लो, b इज इक्वल्स टू यहाँ पे 3 4 एंड 5 सॉरी 4 5 एंड 6 ले लो, ठीक है। तो अगर आप इसमें क्या a इंटरसेक्शन b अगर आप फाइंड आउट करेंगे, तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि ना तो A में कोई B का एलिमेंट है, ना तो B में कोई A का एलिमेंट है। A और B कैसे यहाँ पे डिस्टिंक्ट है, तो अगर आप उसका दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, एम्प्टी मिलेगा। और जब किसी भी दो सेट्स का स्टूडेंट इंटरसेक्शन एम्प्टी आता है, ऐसे सेट्स को हम लोग डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, ऐसे सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। देन आता है स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है, दैट इज डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है, दैट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। सो व्हाट इज डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स मतलब क्या होता है, लेट, ठीक है, लेट A एंड B बी सेट्स, ठीक है, बी सेट्स, देन A minus B, ठीक है, then A minus B is called difference set, ठीक है, is called difference set, ठीक है, difference set which contains only element, which contains element from A, ठीक है, which contains element from A and not B, ठीक है, and not B, ठीक है, and not B, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, डिफरेंस सेट एक ऐसा सेट है, अगर आप A माइनस बी इज इक्वल्स टू करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो सेम एलिमेंट है वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, जो सेम एलिमेंट है वो क्या हो जाएगी, आपके कैंसिल हो जाएंगे। और उस सेट में ओनली एलिमेंट्स जो रहेंगे वो किसके रहेंगे, A के रहेंगे। क्यों A के रहेंगे, क्योंकि लॉजिकली B जो है वो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया है। इसको अगर आप मैथमेटिकली लिखना चाहे, ठीक है, इसको आप मैथमेटिकली अगर लिखना चाहे तो आप कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स,
ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सेट, ठीक है, इज कंटेनिंग द एलिमेंट्स एक्स सच दैट, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू क्या है ए, बट, ठीक है, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, मतलब x के अंदर b के एलिमेंट्स जो है वो नहीं रहेंगे, ठीक है। इसको एग्जांपल के थ्रू कंसीडर करें, एग्जांपल के थ्रू अगर हम इसको देखें तो मान लीजिए कि आपके पास a इज इक्वल्स टू जो है, ठीक है, a इज इक्वल्स टू आपके पास कुछ एलिमेंट्स ले रखे, दैट इज सपोज 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और यहाँ पे आपने b के अंदर कुछ एलिमेंट्स ले रखे, दैट इज 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो यहां पे अगर आपने a माइनस बी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, तो यहां पे देखो जो a एंड b में सेम एलिमेंट्स है वो तो आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। कौन से एलिमेंट्स कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा और 6 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 5 और 6 को छोड़ने के बाद, ठीक है, 5 और 6 निकालने के बाद सिर्फ आपको a के एलिमेंट नोट करने होते हैं। तो a के एलिमेंट्स आपको क्या मिलेंगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, क्या मिलेंगे, 1 2 3 एंड 4। जब आप a माइनस बी फाइंड आउट करेंगे तो एक बात आपको नोट करना है कि a माइनस बी में ओनली a के एलिमेंट आएंगे, एलिमेंट्स कैंसिल होने के बाद जो सेम एलिमेंट है वो तो आपके कैंसिल हो जाएंगे। दिख रहा है ना आपको, a और b में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, 5 कॉमन है और 6 कॉमन है, तो इसको तो आप एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, और एलिमिनेट करने के बाद जो a के एलिमेंट्स बच जाएंगे वो आपको a माइनस बी में लिखने होते हैं, ठीक है, किस में लिखने होते हैं, a माइनस बी में लिखने होते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंस ऑफ द सेट्स, ठीक है, ये डिफरेंस ऑफ द सेट्स का डेफिनेशन है। यहां पे अगर हम कुछ नोट्स बनाना चाहे तो इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, कि मान लो इफ a इज अ सबसेट ऑफ b, ठीक है, क्या है, a जो है वो क्या है, b का सबसेट है, देन अगर आपको फाइंड आउट करने का, अगर हमने आपसे कहा देन फाइंड आउट a माइनस b, ठीक है, देन फाइंड आउट a माइनस बी, तो क्या होगा, ठीक है। आप सोच सकते हैं क्या कि a माइनस बी क्या होना चाहिए, ठीक है। देखो यहां पे a जो है ना वो b का सबसेट है, मतलब a के अंदर जो सारे एलिमेंट है वो b के अंदर प्रेजेंट है ना, समझ में आ रही है ना बात मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे a इज अ सबसेट ऑफ b है, और अगर आप a माइनस बी करते हैं तो लॉजिकली क्या होगा कि जो एलिमेंट्स a में है ना, जो एलिमेंट्स किस में है, a में है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स b में प्रेजेंट होंगे, है ना, सारे के सारे एलिमेंट जो क्या होगा, b में प्रेजेंट होंगे, तो सारे एलिमेंट्स तो कैंसिल हो गए, देन a में कुछ एलिमेंट बचेंगे क्या, ठीक है। हम एग्जांपल यहां पे लेके देखते हैं कि सपोज a इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है, 1 2 है, ठीक है, और b इज इक्वल्स टू आपके पास मान लो कि आपके पास 1 2 और 3 है, तो जब आप a माइनस बी करेंगे, ठीक है, जब आप a माइनस बी करेंगे तो यहां पे देखो 1 भी कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, तो यहां पे a के जो सारे एलिमेंट्स है वो कैंसिल हो गए, तो a में कोई एलिमेंट बचेगा क्या, नहीं बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका एम्प्टी, क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट, ठीक है। तो आपको अगर a इज अ सबसेट ऑफ b, देन a माइनस बी क्या होता है आपका, एम्प्टी होता है स्टूडेंट्स, है ना। अगर a इज अ सबसेट ऑफ b है देन a माइनस बी हमारा क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। मान लो, ठीक है, मान लो, एंड देन b माइनस ए क्या होगा, ठीक है, b माइनस ए इज इक्वल टू व्हाट, इट इज में, वो एम्प्टी हो भी सकता है या तो फिर नहीं हो सकता है। एम्प्टी किस केस में होगा, जब a और b इक्वल रहेंगे, है ना। एम्प्टी किस केस में रहेगा, जब a एंड b इक्वल हो गए, और अगर a एंड b इक्वल नहीं है तो क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा, ठीक है। तो b माइनस में और में नॉट बी एम्प्टी, ठीक है, मे और मे नॉट बी एम्प्टी, ठीक है, मे और मे नॉट बी एम्प्टी, ठीक है। तो सिमिलरली स्टूडेंट जैसे हमने यहाँ पे a माइनस बी लिखा हुआ है, ठीक है, वैसे ही आप b माइनस ए को भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना। अगर आपने इसको b माइनस ए लिख दिया, ठीक है, क्या लिख दिया, b माइनस ए लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, इट इज x एलिमेंट कंटेनिंग एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू क्या होगा अभी b, ठीक है, बट x does not belongs to what, a, क्या होना चाहिए, x does not belongs to a, x belongs to b तो हो जाएगा, बट अभी क्या होगा, x does not belongs to a। जैसे हमने a माइनस बी फाइंड आउट किया हुआ है वैसे ही आप सिमिलरली b माइनस ए भी कर सकते हैं। ओनली डिफरेंस क्या हो जाएगा, जैसे हमने a माइनस बी में लिखा था कि x जो है वो a का मेंबर होगा एंड b का b में प्रेजेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, x इज अ मेंबर ऑफ b बट x does not belongs to a, x जो है वो a का मेंबर यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है वो है या फिर जो नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेशन है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, ठीक है।
तो स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एक ऐसा सेट होता है, मान लो कि अगर आपके पास कोई यूनियन हो, ठीक है, कोई यूनिवर्सल सेट हो, ठीक है, इफ, ठीक है, इफ A is any set, ठीक है, if A is any set, ठीक है, and U is a universal set, U is a universal, ठीक है, U is a universal set, then, ठीक है, then the set, ठीक है, then the set, ठीक है, then the set containing, ठीक है, then the set containing all the elements, containing all the elements of U, ठीक है, of U other than B, ठीक है, other than A is called complement, ठीक है, is called complement of set, ठीक है, is called complement of set and denoted as, ठीक है, A complement, ठीक है, and denoted as A complement, ठीक है। तो सपोज करके चलो अगर कोई आपके पास यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है, इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि वेन डायग्राम के थ्रू ये क्या होता है, ठीक है। तो मान लो कि आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट, ठीक है, इसमें आपने क्या लिखा हुआ है, कोई एक सेट सबसेट दिया हुआ है, ठीक है, ये जो है वो आपका सबसेट है, इसको हमने नाम दे दिया A, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये A सबसेट को छोड़ के, ठीक है, इस यूनिवर्सल सेट में इस A सबसेट को छोड़ के ये जो बाकी जो आपको पोर्शन दिख रहा है, बाकी का जो सेट है स्टूडेंट्स, ये होता है हमारा A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्या होता है हमारा A कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक ऐसा सेट, ठीक है, जो डिस्टिंक्ट हो, मतलब टोटली डिफरेंट हो ए के, ठीक है, टोटली डिफरेंट हो, बट दे आर द सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट, है ना, दे आर द सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट, बट दोनों भी कैसे है, डिस्टिंक्ट है, ठीक है, दोनों भी कैसे है, डिस्टिंक्ट है। ये अगर आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और कोई आपका सेट सबसेट, ये सेट ए है, कोई सबसेट है यूनिवर्सल सेट का ए, तो ये जो बाकी का जो पोर्शन होता है स्टूडेंट्स, इसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसे कहा जाता है सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए, ठीक है। सो दिस इज द definition of the complement set, ठीक है, ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है। देन स्टूडेंट्स आपको कुछ यहाँ पे लॉज नोट करने हैं, ठीक है, कुछ आपको यहाँ पे लॉज नोट करने हैं, ठीक है, जो हम यहाँ पे वन बाय वन इसको लिस्ट करेंगे, ठीक है, जो आपको एक्सरसाइज में बहुत सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। लॉज ऑफ सेट्स, ठीक है, लॉज ऑफ सेट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट फर्स्ट जो लॉ है वो है हमारा कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, फर्स्ट जो लॉ है वो हमारा कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। सो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए, है ना, और जो ए यूनियन बी होगा, ठीक है, ए यूनियन बी, इसी को आप लिख सकते हैं बी यूनियन ए, ठीक है, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, बी यूनियन ए। दिस इज कॉल्ड एज अ कम्यूटेटिव लॉ, इसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट जो है वो है हमारा एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। ये होता है यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, ठीक है, बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल्स यूनियन सी, ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड अगर इसको आप लिखना चाहे इंटरसेक्शन के लिए, सो ए इंटरसेक्शन, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये होता है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। देन नेक्स्ट जो लॉ है वो है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, सॉरी इसके पहले आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज इक्वल टू, यहाँ पे होता है ए का अगर आपने इंटरसेक्शन लिया हुआ है, ठीक है, अगर आपने ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ लिया हुआ है, ठीक है, तो इसको अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाता है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और बीच में क्या है आपका यूनियन, तो दिस इज यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी को अगर आप यूनियन के साथ लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, मान लो कि ये आपका ये है यूनियन, ठीक है, ए यूनियन बी
इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, इसको अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है, क्या होना चाहिए ए यूनियन बी, ठीक है, बीच में क्या है आपका इंटरसेक्शन, तो दैट इज इंटरसेक्शन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सॉरी ए यूनियन सी, ठीक है, क्या होना चाहिए हमारा ए यूनियन सी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देन फोर्थ है हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। सो डी मॉर्गन्स लॉ स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसा होता है कि ए इंटरसेक्शन, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यहाँ पे होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, क्या होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पे सेकंड जो लॉ है वो आपका ये होता है, ठीक है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको अगर आप डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। देयर इज वन अगेन another law that is called the idempotent law, ठीक है, that is called the idempotent law, idempotent law, ठीक है। सो idempotent law क्या होता है ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू जो है वो आपको ए मिलता है, और ए का अगर आप यूनियन ए के ही साथ लेते हैं तो भी आपको यहाँ पे क्या मिलता है ए मिलता है, दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी। सो स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेशन है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है, क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, कि मान लो कोई U जो है वो यूनिवर्सल सेट है ना, U जो है वो क्या है हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, एंड ठीक है एंड ए बी एनी सेट है ना, ए जो है हमारा कोई और सेट है, कोई भी एक हमारा सेट है, ठीक है, बी एनी सेट, ठीक है, बी एनी सेट, ठीक है। तो आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट है, अगर यू यूनिवर्सल सेट है एंड ए बी एनी सेट है तो ऑब्वियसली क्या होगा, दिस ए इज अ सबसेट ऑफ यू, क्या होना चाहिए ए इज अ सबसेट ऑफ यू। तो स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ऐसा होता है कि वो एक इस प्रकार का सेट है जो क्या करता है यू के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है अदर देन ए, है ना, क्या करता है वो यू के सारे एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं अदर देन ए, मतलब ए को छोड़ के यू में जितने भी एलिमेंट्स हो, है ना। देखो एक बात आपको यहाँ पे क्लियर करना है कि ये जो यू है वो यूनिवर्सल सेट है ना, ये जो आपको यू दिख रहा है, ठीक है, ये जो हमारा यू है ये क्या है यूनिवर्सल सेट है ना, क्या है हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो हमें पता है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इट इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट। यहाँ पे हमने एक ही सेट कंसिडर किया हुआ है, क्या है ए, तो ऑब्वियसली दिस ए इज अ सबसेट ऑफ यू, है ना, ये जो ए आपको दिख रहा है वो क्या है यू का सबसेट है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एक ऐसा सेट होता है जो क्या करता है यू के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है, मतलब उसके अंदर यू के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ए के एलिमेंट्स को छोड़ के, ठीक है, किसके एलिमेंट्स को छोड़ के ए के एलिमेंट्स को छोड़ के, ठीक है। तो इसको अगर आप डिफाइन करना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं लेट, ठीक है, लेट ए बी, ठीक है, लेट ए बी अ एनी सेट, ठीक है, लेट ए बी अ एनी सेट एंड यू बी अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यू बी अ यूनिवर्सल सेट, देन ठीक है, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, देन कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट is a set which contains, ठीक है, which contains all the elements, ठीक है, which contains all the elements, ठीक है, which contain all the elements of u other than a, ठीक है, अदर देन ए, मतलब ए के एलिमेंट्स को छोड़ के उसके अंदर यू के जो है वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसको अगर हम वेन डायग्राम में अगर हम ड्रॉ करें तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, ठीक है। आप मान लो कि ये जो हमारा है ये यूनिवर्सल सेट है, इसको हमने यू दे रखा है, ठीक है, ये क्या है हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसको हमने यू बोल रखा है, ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या किया था कोई एक सेट कंसिडर किया हुआ दैट इज ए, ठीक है। तो मान लो कि ये जो सेट है वो है आपका ए, है ना, ये जो सेट है ये है आपका ए, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है कि इस सबसेट को छोड़ के, है ना, इस ए को छोड़ के ये जो बाकी का जो आपको पोर्शन दिख रहा है यू का, है ना, इस ए को छोड़ के बाकी का जो आपको यू का पोर्शन दिख रहा है इसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ठीक है।
तो इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें, है ना, मैथमेटिकली, ठीक है, मैथमेटिकली इसको अगर आप मैथमेटिकली लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू सेट कंटेनिंग एक्स, ठीक है, कंटेनिंग एक्स सच दैट, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू यू, ठीक है, मतलब x जो है वो किसका एलिमेंट्स होता है, u का, बट उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स नहीं है, a के, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, बट, ठीक है, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a, मतलब x जो है वो a का एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है, सो दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ठीक है, सो स्टूडेंट दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बाय एज अ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये हमारा थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा मैथमेटिकल डेफिनेशन, ठीक है। देन स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे कुछ लॉज है, ठीक है, लॉज ऑफ सेट्स, ठीक है, लॉज ऑफ सेट्स, ठीक है, ये लॉज जो है वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, दिस विल हेल्प यू टू सॉल्व द एक्सरसाइज 1.4, ठीक है, एंड 1.5, ठीक है, ये जो लॉज हम यहाँ पे नोट करने वाले हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, आपको एक्सरसाइज 1 हेल्प करेंगे टू सॉल्व द एक्सरसाइज 1.4 एंड 1.5, ठीक है। तो यहां पे जो आपका फर्स्ट लॉ है ना स्टूडेंट्स, वो है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। सो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, फर्स्ट जो है वो आपका ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू होता है बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, बी इंटरसेक्शन ए। सेकंड है ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स आपका होता है बी यूनियन ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, बी यूनियन ए, ठीक है। देन है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, देन सॉरी इसके पहले हम लोग एसोसिएटिव लॉ लिख लेंगे। देन नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। सो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ में हम लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट इज, ठीक है, फर्स्ट इज ए यूनियन, ठीक है, ए इंटरसेक्शन, ए का इंटरसेक्शन आप बी इंटरसेक्शन के साथ लेते हैं, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी, तो यहां पे आपको मिलता है ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका आप इंटरसेक्शन ले सकते हैं सी के साथ, ठीक है, इसका आप इंटरसेक्शन ले सकते हैं सी के साथ, ठीक है। देन यहाँ पे सेकंड जो है आप अगर ए इंटरसेक्शन ये यूनियन बी, ए का यूनियन अगर आप बी यूनियन सी के साथ लेते हैं तो इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी, तो इसका आप यूनियन ले सकते हैं सी के साथ, ठीक है। सो दीज आर द टू लॉज, कम्यूटेटिव लॉज एंड एसोसिएटिव लॉज, ठीक है। नेक्स्ट जो लॉ है स्टूडेंट्स वो हमारा है, ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, नेक्स्ट लॉ इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, फर्स्ट इज ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू, इसी को आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। और सेकंड जो होता है स्टूडेंट्स होता है हमारा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं ए यूनियन बी, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है, ए यूनियन सी। सो दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। देन देयर इज अगेन वन अदर लॉ दैट इज कॉल्ड द डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, एक लॉ इसमें और है जिसको हम क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये जो इंटरसेक्शन है वो आपका यूनियन हो जाता है और आपको मिलता है बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और देन अगर आप ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर आप लेते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो दीज आर द वेरी मच इंपॉर्टेंट लॉज विच विल हेल्प यू to solve the exercise number 1.4 and 1.5, ठीक है। This is commutative law student, ठीक है, commutative law।